जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। एक जबरदस्त क्रैकडाउन शुरू हुआ है एनजीओज की और एनजीओज का क्रैकडाउन हम काफी टाइम से बोल रहे हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत ही असर पड़ सकता है। फाइनली कुछ चीजें होनी शुरू हुई हैं और इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई जो एनजीओज हैं उनका एक बड़ा ही जबरदस्त एक प्रोजेक्ट था, जो बेसिकली फोकस्ड ये लोग प्रोटेस्ट और फोकस इन चीजों के ऊपर करते थे ताकि जो भारत की एक ग्रोथ है, भारत की जो डेवलपमेंट है और भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने की पूरी कोशिश ये लोग करते थे ना। उसमें सबसे बड़ा टारगेट इनका था अडानी। ऑफ कोर्स आपको समझ में आएगा कि भाई वहां से हिंडनबर्ग, यहाँ से भी कुछ पॉलिटिशियंस और पूरी ऑपोजिशन अडानी 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 के नारे लगाती सारा टाइम रहती है। इनकम टैक्स की तरफ से जो टैक्स एग्जेम्पशन उनका है और जो एफसीआरए लाइसेंसेस के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका नाम है ऑक्सफैम इंडिया, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च, जो एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है। मनीष शंकर अय्यर की डॉटर चलाती हैं। एनवायरनिक्स ट्रस्ट, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट जिसको लाइफ बोलते हैं, और केयर इंडिया सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको CISSD बोलते हैं। तो अगर आप देखें इसके अंदर एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ये सब जब नाम आते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर एक एजेंडा है। और इसके साथ आप कनेक्ट करिए एक कोई लद्दाखी जो अभी सडनली प्रोटेस्ट में और दिल्ली की तरफ चढ़ना शुरू हो गया है और काफी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट बताता है। और आपको उसके लिए समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है और किस तरह से ये टाइम एक चीज है कि इनको पता था कि भैया क्रैकडाउन हो रहा है, क्योंकि ये क्रैकडाउन फरवरी से शुरू हो चुका था। फाइनली इसके ऊपर कुछ अभी कॉन्क्रीट चीजें बाहर निकल रही हैं, तो ऑब्वियसली इनको पता होगा कि भैया अब कुछ ना कुछ बाहर निकलने वाला है। तो उससे पहले थोड़ी सी जरा आप अपनी जो बोलते हैं ना, एक इमोशनल थोड़ा सा एक अपील करो, एक कहीं ना कहीं आप जाके थोड़ा सा प्रोटेस्ट वोटेस्ट करो तो आपके ऊपर थोड़ा सा एक सिंपैथी वोट टाइप आपके पास आ जाएगा। वो तो अब होगा कि नहीं होगा वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन आपको ये मैं जरा बताऊं, एनजीओ जो है ये बेसिकली अडानी को यूएन में भी लॉबी करते थे कि साहब अडानी को डीलिस्ट करना चाहिए ऑन ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के अंदर, और उसको अलाउड नहीं होना चाहिए कोई भी ग्लोबल प्रोजेक्ट लेने में। अब देखिए ये चीज मैं आपको बताऊं कि अडानी जो काम कर रहा है, वट एवर ही इज डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया। और कितने सारे उसने जो पोर्ट्स उठाए हैं चारों तरफ, अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू करने शुरू होते तो आपकी ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपको पता ही है, वो कभी भी आपको कुछ करने नहीं देते। वो फाइल मूव होते होते ही 15 साल लग जाते, जब तक पोर्ट चाइना आके ले जाता और उसके बाद आप ठेंगा लेके बैठे रहते अपने पास। तो गवर्नमेंट ने एक ये तरीका ढूंढा है कि जो एक इन्वेस्टर है उसको आगे लेके जाते हैं, वो फटाफट इन्वेस्टमेंट करता है, पोर्ट को टेक ओवर करता है और आपकी जो स्ट्रेटेजिक आउटलुक है दुनिया के अंदर उसको बढ़ा रहा है। तो उसमें खराब क्या है मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ही इज आल्सो बिजनेसमैन, उसको भी पैसे अपने बनाने ही बनाने हैं। अगर वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। अब ये जो जितने भी एनजीओज हैं, वो ट्रस्ट है, एनजीओज हैं, इन लोगों ने कोलैबोरेशन करी कि भाई ये एक मिनरल इनहेरिटर्स राइट्स एसोसिएशन, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेस्ट करती थी जिंदल स्टील वर्क्स, अडानी कोल प्रोजेक्ट्स ओडिशा में, और यहां तक कि मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया तक इसके ऊपर प्रोटेस्ट चलते थे टिम ब्राउन फाउंडेशन की तरफ से, जो वहां पर भी एक वेबसाइट चलाता है जिसका नाम है adaniwatch.org, जहां पर अडानी के ऊपर काफी हद तक रोज कालक फेंकी जाती है। और ये देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक एक समुदाय विशेष, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बेनिफिट में काफी हद तक काम करती है। अगर आपको याद होगा अभी रिसेंटली जो एक नैरेटिव चला था मुंबई के अंदर, जब धारावी की जो उसका रीस्ट्रक्चरिंग रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था, वो अडानी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर पूरा एक नैरेटिव चलाया गया था, भैया ये तो एंटी मुस्लिम है, ये एंटी ये है, ये एंटी वो है, सब कुछ कराया गया था, लेकिन ऑब्वियसली उसका कुछ इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं। बट इनका फोकस और एजेंडा हमेशा चलता रहता है। ये 5 एनजीओज में इनको बेसिकली एक्विजिशन है कि आप एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हो, और 75% इनकी 4 में से 5 की जो एनजीओज हैं जिनके जो इनकम है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो फॉरेन सोर्सेज से आती हैं। और सबसे बड़ा फॉरेन सोर्स तो आपको पता ही होगा, जो इधर उधर के ट्रस्ट फस्ट हैं वो तो आते ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ा फॉरेन सोर्स इनका जॉर्जी बॉय जरूर है। अब देखिए ये जितने भी 4-5 एनजीओज हैं ये सारे आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, ये सारे फाइनेंशियली कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली एक इसको देता है, उसको देता है, एक इसको देता है, एक उसको देता है। करते क्या है, क्योंकि काफी सारे छोटे छोटे एनजीओज के लाइसेंसेस कैंसिल हो गए थे, एफसीआरए लाइसेंसेस, तो ये लोग पैसे लेके अपने दूसरे छोटे छोटे एनजीओज को वेरियस डिफरेंट पर्पसेस, वेरियस डिफरेंट प्रोटेस्ट एंड वेरियस डिफरेंट जो इनके एजेंडा है उनको चलाने के लिए छोटे छोटे इंडिया में उनको सप्लाई करते थे। यही मैं बोलता हूं, इसका बेसिकली एक अगर आपको सिंपल मैं मीनिंग बताऊं, इसको बोलते हैं शेल एनजीओ। जैसे शेल कंपनीज बनती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही कवर में
इतने लूप्स डाल देते हैं कि उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड तभी ऑब्वियसली टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन पूरी करने में, क्योंकि आपको मनी ट्रेल पूरी तरह से ढूंढनी पड़ती है। अब जो आईटी इनकम टैक्स की तरफ से जो उनको एक लेटर लिखा गया है, उनको बोला कि साहब आपके जो एनुअल रिटर्न्स हैं और आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स के, उसके अंदर मेजर मिसमैप है और आप उसको मिस यूटिलाइज कर रहे हो जहां पर इन एनजीओ के साथ जहां पर एफसीआरए फॉरेन फंड्स अलाउड नहीं है। और ये देखिए जॉर्जी बॉय और टॉम ब्राउन फाउंडेशन, जैसे मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये दोनों पूरी तरह से इनको सपोर्ट करते हैं। बाकी तो फोर्ड फाउंडेशन ये वो सारे वहां पर होंगे। 141 पेज का लेटर लिखा गया आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से ऑक्सफैम इंडिया को, जहां पर उनको बोला कि साहब आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जहां पर इंडिया की जो डेवलपमेंट एफर्ट्स है उसको आप हिंडर कर रहे हो, और दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया में भी जो अडानी ग्रुप ने एक माइनिंग का एक प्रोजेक्ट लिया था उसकी तरफ भी आप कर रहे हो, विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर एजेंडा। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। हमारी एक जो प्यारी सी जो क्या नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुश्री महिमा मित्रा जी, अभी काफी टाइम से अडानी अडानी कर रही हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने लोकपाल के अंदर भी एक चिट्ठी लिखी थी, एंड कहीं ना कहीं वो लोकपाल ने चिट्ठी उठा के बाहर फेंकी थी, क्योंकि जो उसका बेसिस था वो था हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग पे लोकपाल ने बोला भाई साहब इसका कोई बेसिस नहीं है, ये अपने पता नहीं कहां कहां से कुछ सोच सोच के लगा लेते हैं, तो आप जरा हमारा टाइम मत वेस्ट करिए। अब मैं आपको एक और चीज बैक एंड की स्टोरी बताता हूं। जब मैं इनका नाम ले रहा हूं तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि धारावी जो प्रोजेक्ट था उसका जो दूसरा बिडर था, आपको पता है कौन था? दूसरा बिडर था हीरानंदानी। तो आपको भाई वहीं पर ही समझ में आना चाहिए। सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के ऊपर एलिगेशंस और भी लगते हैं कि जो ये मणिपुर में ईस्ट इंडिया के अंदर जो कन्वर्जन और ये जो मिशनरी एक्टिविटीज चलती हैं उसके अंदर इसका काफी हद तक हाथ है। तो वहां पर भी आप देख लीजिए, जो इनका एक चार्टर बनाया हुआ है एनजीओ का, उस चार्टर से अलग ये हर कोई चीजें करते हैं जिसका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, जिसका एक कम्युनल एजेंडा होता है, और अपनी चीजों को बेसिकली इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए और रोकने के लिए इंडिया की प्रोग्रेस को काफी हद तक काम करते हैं। भारत की होम मिनिस्ट्री ने एक 2020 में जब ये जो दिल्ली के राइट्स और ये सब हुए थे उस टाइम पे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करी थी, लेकिन इन लोगों ने काफी हद तक अपने ट्रैक्स वैक्स कवर करे थे। उस टाइम पे एफसीआरए का एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2020 में, जिसके अंदर एनी ट्रांसफर फ्रॉम द मेन एनजीओ जहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है टू अनदर एनजीओ, वो एकदम बैन था। बट ये लोग फिर भी लगे हुए थे उसी काम करने के लिए। नाउ ऑक्सफैम इंडिया को करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए मिला काफी हद तक एफसीआरए अकाउंट के अंदर, जिसको उसने डिस्ट्रीब्यूट करा 2020 के अंदर ही। और 2020 में आप सबको पता है भाई देश के अंदर क्या क्या हालत हुई थी। ये जब कोविड से पहले ही जब शाहीन बाग और ये वो काफी कुछ चल रहा था उस टाइम पे, तो आपको सबको पता होगा क्या क्या गेम हुआ था वहां पर। इनकम टैक्स ने बोला कि साहब देखिए सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च जो है उसको 10.9 करोड़ 19 करोड़ रुपीस मिले हैं 2016 से, और ये काफी टाइम से सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च काफी हद तक टेढ़ी मेढ़ी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ऐसा बड़ा क्लियरली उन्होंने अपने लेटर में बताया है। उसके बाद बताया कि सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एक्टिवली इन्वॉल्व था जो एक हसेदो मूवमेंट था, कहां पर? छत्तीसगढ़ में, जहां पर ये पूरी माइनिंग शाइनिंग का काम चल रहा था, उसको रोकने के लिए काफी हद तक ये इन्वॉल्व थे। और जो आईटी डिपार्टमेंट ने बोला है कि एक बेसिकली संस्था थी जिसका नाम था जना अभिव्यक्ति सामाजिक विकास संस्था, जिसका टोटल फंडिंग 83% फंडिंग इसी एनजीओ से आया था, जिसका नाम है सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च। 2019 और 2023 के बीच में जो आईटी रूल्स का और जो एफसीआरए रूल्स का पूरी तरह से एक उल्लंघन करते हैं। तो इसके काफी हद तक डिटेल्स, काफी चीजें बाहर निकल रही हैं, एक एक करके तो डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। बट आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि साहब ये जो काफी सारे ये एनजीओज हैं, ये गहरे राज्य के इशारों पे काम करते हैं। और जिस तरह से भारत बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली बढ़ रहा है, जो एक अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस रीजन के अंदर, ग्लोबल साउथ के अंदर, और काफी हद तक मैरीटाइम पोर्ट्स के अंदर आपकी डेवलपमेंट चल रही है, आपके माइनिंग में डेवलपमेंट चल रही है, आपका काफी कुछ चीजों में चल रहा है। और जिस तरह से आपने देखा होगा गवर्नमेंट का क्रैकडाउन चल रहा है नक्सलिज्म और माओइज्म पे। 2026 तक टाइम दिया हुआ है इन लोगों को पूरे हद तक सरेंडर अपना ऑर्गेनाइजेशन बंद करने के लिए, अदरवाइज ठुकम ठुकाई का पूरी तरह से वार्निंग दे रखी है। कल ही मैंने आपको बताया था कि 30 मार्क्सिस्ट माओइस्ट जो थे उनको ठोका गया था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, कहां पर? छत्तीसगढ़ में। नाउ देखिए ये जितने भी रिसोर्स रिच रीजन हैं उसके अंदर इन लोगों ने अपनी जगह बना रखी थी, और वहां पर ये छोटे छोटे संस्थाएं बना रखी थी, जिससे ये लोग वहां पर उस जगह के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, जो मर्जी प्रोजेक्ट हो,
उसको रोकने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। एक और एनजीओ है जो यूएस की बेस्ड एनजीओ अर्थ जस्टिस के साथ काम करके थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स और कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर काम रोकने की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये बेसिकली एक एजेंडा है कि किसी तरह से भारत की जो ग्रोथ है, जिस तरह से भारत के पास जो रिसोर्सेज हैं उसको भारत यूज ना कर सके और भारत हमेशा एक इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहे, ताकि कहीं ना कहीं ये जो गहरे राज्य के टट्टू हैं वो भारत को किसी तरह से कंट्रोल कर सके। देखिए, एनर्जी के अंदर ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप ले रहे हो एनर्जी काफी हद तक रशिया से, और रशिया से एनर्जी का इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने काफी ट्राई करा कि भैया जितने भी ये जो शिप्स आते हैं हम इनको इंश्योर नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, काफी कुछ करने की कोशिश करी, यहां तक कि ये बोला कि भाई भारत अगर डॉलर्स में देगा तो भारत के ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले, दो ढाई साल पहले दलीप वर्मा, जो अभी उनके यहाँ पर आके तो बड़े प्यारे प्यारे गाने गा रहे थे भारत के लिए, लेकिन उस टाइम पे आके उन्होंने बोला था कि भाई भारत को केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं सैंक्शंस के ऊपर, आप अगर इस तरह से रशिया को हेल्प करोगे तो हम आपको देख लेंगे। तो ये एक आपको थ्रेट दिया था ओपनली उन्होंने, लेकिन उस थ्रेट का कुछ हुआ नहीं। एट द एंड ऑफ इट आपको भी पता है कि भाई भारत को रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने भी अपने बेट्स को हेज करके खेलने की पूरी पूरी कोशिश करी है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू बीन एबल टू एक्चुअली प्ले द राइट गेम एज फार एज दिस इज कंसर्न। पंगा क्या है, इनको ये अच्छा नहीं लगता कि जो भारत एक एक ऐसा कंट्री है जिसको हम रोक नहीं पा रहे हो, और जहां तक कि भारत इस बारी जो गहरे राज्य के गेम्स हैं उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहा है, और रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, उसके साथ अभी खेलना भी शुरू हो गया है। यहां तक कि इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। जब यूएससीआईआरएफ की एक फोकस्ड प्योर इंडिया के लिए एक रिपोर्ट निकालती है, उसका आपने जवाब देख ही लिया कि उनको बोला गया भाई साहब आप पहले अंदर देख लो, फिर हम बात करेंगे। यहां पर भारत में रेटिंग एजेंसीज बन रही हैं, यहां पर भारत में अभी एक ये ट्रेंड चलेगा कि भारत भी अभी अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर दखल अंदाजी मतलब कमेंट्री करने की पूरी पूरी कोशिश अभी करेगा। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बोली है। गहरे राज्य का एक गेम रहेगा कि आपको किसी तरह से कंटेन किया जाए, वो फेल हो रहा है। और ये एनजीओ पे क्रैकडाउन तो हम लोग पूरी तरह से वेलकम करते हैं। मैं तो बोलता हूं इसको पूरी तरह से फटाफट खत्म किया जाए एक टाइमलाइन बेस में, और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मे इट बी मिशनरीज, मे इट बी दीज एनजीओज, मे इट बी व्हाटएवर इट इज, दे नीड टू बी टोल्ड टू पैक देयर बैग्स एंड लीव इंडिया ASAP। मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है ये हो रहा है, और ये ऐसे काम हमको देखने हैं। तब तक के लिए गाइज ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपको अपडेटेड रखूंगा अगर कुछ ऐसी और डेवलपमेंट्स होती हैं। जब तक आज दोपहर में हम लोग मिलेंगे जनरल राजीव नारायणन से, जो हमसे बात करेंगे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के बारे में, क्या क्या चल रहा है और भारत का क्या गेम होने वाला है आगे जाके, क्योंकि एक और वॉर हमारे डोर स्टेप के ऊपर बड़ी जबरदस्त ब्रू हो रही है, इजराइल और ईरान, आप सबको पता है। और रात को मिलेंगे पथिकृत पानिया जी से, जिनसे हम डिस्कशन करेंगे उसको आगे लेके जाके। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप क्या चाहते हैं इन एनजीओ के साथ क्या होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।